यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बस यही एक संदेश देना चाहूँगा आपको 1 मिनट का, वो ये है कि देश की सेवा कई तरीके से आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट किया हो, तब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको जो आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सिर्फ़ यूपीएससी ही माध्यम नहीं है कि आपको देश सेवा करना है या देश के जो हमारा समाज है उसके प्रति अपनी जो ज़िम्मेदारी है, अपनी उत्तरदायित्व उसको निभाना है। बहुत सारे तरीके हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसी एग्ज़ाम के माध्यम से इसको क्वालीफ़ाई करें, इसको अच्छे से तैयार करें और सिलेक्ट होकर अपने देश सेवा और समाज सेवा को खुद को समर्पित करें। अगर ऐसा नहीं भी होता है, तब भी आपको बिल्कुल इस चीज़ की कुछ भी दुःख नहीं होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में आपको क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ ये एग्ज़ाम या यूपीएससी नहीं है। आपका जो उद्देश्य है, ये सिर्फ़ एक साधन है। आपका जो साध्य है, साध्य क्या है आपका? समाज सेवा और देश सेवा। वो साध्य आप इसके बिना, इस साधन के बिना भी कर सकते हो। आप दैनिक जीवन में ऐसे आचरण और ऐसे कर्म को प्रधानता दें, जिससे क्या हो, हमारा जो देश के प्रति हम जो साध्य चाहते हैं, जो उद्देश्य चाहते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति हो। ठीक है? तो सिंपल सा मेरा यही कॉन्सेप्ट है। इन 2 लाइनों को मैंने थोड़े-से क्लिष्ट शब्दों में कहा है, इनको बहुत अच्छे थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है? तो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर नहीं भी होता है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे माध्यम से कोशिश कीजिए कि आप समाज का भला कर सकें, समाज में जो भी वंचित वर्ग हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें या देश सेवा के लिए कुछ भी अपनी ओर से देश को प्रदान कर सकें, क्योंकि देश ने आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रदान किया है, हर चीज़ आपको दी है। ठीक है? हम हर चीज़ को गिन नहीं सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि जिन्होंने मन्नू भंडारी का क्या पढ़ा होगा? मन्नू भंडारी द्वारा रचित क्या नाम है उसका उपन्यास का? आपका महाभोज, महाभोज उपन्यास। तो उसकी जो पहली और दूसरी लाइनें हैं, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं भी होता है, तो आपको क्या करना है। ठीक है? और कितना ज़रूरी होता है कि अपने समाज ने आपको जो दिया है, अपने आपके देश ने जो दिया है, उसको वापस करने का क्या उत्तरदायित्व होता है हमारा। ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको। राजकोषीय निधि चल रहा है। लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, ये टॉपिक पार्ट सेकंड है। फर्स्ट टॉपिक में हमने राजकोषीय नीति के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन वो सार्वजनिक वित्त को पढ़ा था। ठीक है? तो राजकोषीय नीति यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। समय ज़्यादा मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हमने यहाँ पे पढ़ लिया था बजट क्या होता है। ठीक है? सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है? कर राजस्व, गैर कर राजस्व हमने पढ़ लिया। राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, ये पढ़ लिया। राजस्व व्यय क्या होता है। जब राजस्व प्राप्तियाँ हमारी राजस्व व्यय से कम होती हैं, तो यहाँ क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। या इन दोनों को मिला के जो भी बजट बनाया जाता है, भले ही वो घाटे का हो या वो आधिक्य का हो, तो उसको राजस्व बजट कहते हैं। एज इट इज़ यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है, फिर बन के हमारा बजट बनता है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, इसमें हमने बजटीय घाटा भी पढ़ लिया था। बजटीय घाटा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि कुल खर्च। अब इस खर्च में क्या आता है, इसमें खर्च में आता है राजस्व व्यय भी आता है और पूंजीगत व्यय भी आता है। ठीक है? और कुल प्राप्ति क्या है, यहाँ पे अपनी राजस्व प्राप्ति भी है, पूंजीगत प्राप्ति भी है। ठीक है? ये चीजें हमने बजटीय घाटा में पढ़ लिया था। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, आपको दिखने में छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में भर भर के क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है? और आज आपको वर्कबुक भी मिलेगी, अपनी वर्कशीट मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट, उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? तो उस चीज़ को आप देखिएगा। ये मैं आपके लिए बता दिया है पूरा। ये जो चीज़ें होती हैं कि उधार लेना कैसे क्या होता है, इसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? इसको देख लेना। आधिक्य क्या क्या अर्थ होता है, आधिक्य मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। आधिक्य का सीधा मतलब होता है कि जब हम क्या कर दें, अपना व्यय, हमारा व्यय कम हो किसकी तुलना में, आय की तुलना में, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो उसी को आधिक्य बोलते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि घाटा हमेशा, मतलब आधिक्य हमेशा घाटे से अच्छा होगा, क्योंकि पैसा बच रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, वो होती है पूंजीगत। अगर हम पूंजीगत आधिक्य में हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा विकास, डेवलपमेंट कम हो रहा है। हम कोशिश करेंगे डेवलपमेंट ना हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पूंजीगत आधिक्य तभी होगा जब हम पूंजीगत व्यय कम कर रहे होंगे, यानी हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे होंगे। पूंजीगत व्यय का ही मतलब होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूंजीगत का मतलब भी क्या है, इन्वेस्टमेंट, निवेश कर रहे हैं। और आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब यहाँ पे 2 तरीके से होता है, या तो हमने कुछ बेचा है या किसी से उधार लिया है। ठीक है?
तो मतलब इसमें हमारा घाटा ज़्यादा होता है अगर हमारी आय हो रही है। तो यहाँ पे हम हमेशा चाहता है, हर कोई देश चाहता है कि उसका पूंजीगत घाटा हो, ना कि आधिक्य हो, यानी उसका व्यय ज़्यादा हो, डेवलपमेंट के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। आधिक्य को मैं आपको समझा दिया था, राजस्व आधिक्य क्या है। और इस चीज़ में एक कि राजस्व व्यय से अधिक होती है, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को आपको समझा दिया था, ये लिख के बता दिया स्लाइड में अच्छे से, जिससे जो चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाई थी उनको मैंने स्लाइड में इसलिए डाल दिया है, जैसे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपको रिविजन करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्रभावी राजस्व घाटा और प्रभावी पूंजीगत व्यय, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये आपका किससे पूछता है, ये पूछता है आपका अप्लाइड फॉर्म में। क्या पूछता है आपका, अप्लाइड फॉर्म में पूछा जाता है। अब अप्लाइड फॉर्म क्या होता है, वो सिंपल सा पूछेगा, बोलेगा कि आपका राजस्व व्यय हो चुका है 7,000 करोड़ रुपए, आपकी आय हो चुकी है 5,000 करोड़ रुपए, अब इसमें से प्रभावी राजस्व घाटा हमको निकाल के बता दो। अब इसमें हम सीधी सी क्या बताएं, इसमें हम क्या करते हैं, अनुदान शामिल नहीं होता है। अनुदान शामिल कौन सा, अगर क्या करते हैं हम, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लिखा, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पूरा आपको पढ़ लेना है, सिंपल सी लाइनें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं पढ़ने के लिए। सिंपल सा क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है कि मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होते हैं, राज्य होते हैं, राज्यों को भी दो तरीके के अनुदान मिलते हैं, वही पूंजीगत अनुदान है और राजस्व अनुदान है। राजस्व जो अनुदान मिलेंगे उनको वापस नहीं करना पड़ता, लेकिन जो पूंजीगत अनुदान होते हैं उनको वापस करना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया था। अब प्रभावी राजस्व घाटे में आपको सबसे जो सिंपल एक सिंगल लाइन है वो आपको ये याद करना है, वो क्या है, राजस्व घाटे में हम माइनस क्या करते हैं, पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान। क्यों, क्योंकि परिसंपत्ति है, हमने निर्माण किया, हमने रोड बनाया, सरकार ने रोड बनाया, ठीक है, रोड पर टैक्स मिल रहा है, तो टैक्स मिल रहा है यानी ये हमारे किस पे आ रहा है, पूंजीगत अनुदान में आ रहा है, तो हम इसको राजस्व घाटे में नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम इसमें माइनस क्या करते हैं, राज्यों को दिया गया अनुदान कौन सा, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए, ना के लिए, किसके लिए, ना कि राजस्व व्यय के लिए। यहाँ पे याद रखना, हम राजस्व व्यय नहीं कर रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना है, वो किसमें आएगी, आपकी परिसंपत्ति में नहीं आएगी, वो आएगी अब राजस्व व्यय में, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जबकि अगर राज्य काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है, और भी चीजें बना रहा है, तो वो क्या आपने क्या माइनस कर देगा पूंजीगत परिसंपत्ति में। अगर वो कोई फैक्ट्री बना रहा है राज्य, ठीक है, तो किसको माइनस करेंगे, तो याद रखना राजस्व घाटे में से क्या माइनस करेंगे हम, राज्यों को दिया गया पूंजीगत अनुदान। इसको भी यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया गया पूंजीगत अनुदान, क्योंकि जो मेरे नोट्स में लिखा है वो यही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है, सिंपल सी बात है, पूंजीगत व्यय किया हमने, जो एक्सपेंडिचर किया उसमें से प्लस कर देंगे क्या, पूंजीगत परिसंपत्ति में निर्माण के लिए राज्यों को जो अनुदान दिया, यहाँ पे हमने माइनस किया, क्योंकि किस लिए किया, क्योंकि राजस्व घाटा था। अब पूंजीगत व्यय में हम इसको क्यों जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, राजस्व वाले और पूंजीगत वाले, ठीक है। अगर राजस्व वाले देंगे तो उसको राजस्व में जोड़ेंगे हम, राजस्व घाटे में प्लस करेंगे ना इसमें। अगर पूंजीगत के लिए दिया है तो उसको पूंजीगत व्यय में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, घाटे में से तो माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है यहाँ पे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बस पढ़िएगा, एक बार समझ में आ जाएगा पूरा। अब राजकोषीय नीति क्या होती है, मैं आपको इसको समझा चुका हूँ। एक होती है प्रो साइकिल, एक होती है काउंटर साइक्लिकल, ठीक है। इसको कैसे समझाते हैं, जैसे वृद्धि हमको तेज करनी होती है, अगर हमको क्या करना है, चक्रीय रूप में इसको चलाना, राजकोषीय नीति का टाइप्स होते हैं, व्यापार चक्र होता है। अगर हमको क्या करना है, वृद्धि तेज करनी है, यानी हमारा डेवलपमेंट, हमारा जो मार्केट है वो तेज चले, ठीक है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति यहाँ पे बढ़े, क्योंकि मंदी की स्थिति है तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। मैंने इसको समझा चुका हूँ पहले, ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। टैक्सेशन कम कर देंगे, टैक्सेशन कम होंगे तो क्या होगा, टैक्सेशन कम से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, वो खर्च ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या, वो पैसा तरलता के रूप में पूरे मार्केट में साइकिल के रूप में घूमेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइकिल, प्रोसाइकल, ठीक है। और हाँ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्या होगा, तो आधारिक संरचनाएं बनेंगी। अब संरचनाओं का निर्माण होगा, रोड्स बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, उसमें मजदूर लगेंगे, उसमें इंजीनियर लगेंगे, उसमें सीमेंट लगेगी, उसमें ईंटें लगेंगी, तो उसको बनाने वाले हर एक को क्या जाता है, अपना रोजगार मिलता है, ठीक है। अब मंदी के टाइम क्या करेंगे, मंदी के टाइम साइकिल में बेयर एक्सपेंडिचर कम करेंगे, टैक्सेशन बढ़ाएंगे। टैक्सेशन बढ़ाने से क्या होगा, लोगों का जो पैसा है वो ऊपर आ जाएगा, यानी इनको मंदी करनी है,
इनको मंदी की ओर ले जाना है अगर सरकार को, अगर यहाँ पे वृद्धि करनी थी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे, अगर उनको मंदी करनी है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है तो इन्होंने एक्सपेंडिचर इस कम कर दिया, ठीक है, और टैक्सेशन इसमें बढ़ा दी। मैं इसको पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, इससे पहली वाली क्लास में, ठीक है। और प्रति साइकिल में क्या करते हैं, प्रति चक्रीय साइकिल में अगर वृद्धि तेजी पहले से मुद्रास्फीति है तो क्या करेंगे, उल्टा एज इट इज, बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर देंगे, उसको उल्टा कर दोगा। यानी इनको वृद्धि तेजी करनी है तो प्रो साइकिल चलेंगे कि हाँ ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, टैक्सेशन कम कर देंगे। अगर वृद्धि तेजी पहले से है, पहले से मुद्रास्फीति ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, टैक्सेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। परिणाम क्या होगा ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा एग्जैक्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसको जो हम मापते हैं, जो मापन विधियों में प्रॉब्लम है, वहां से हमको यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है। डाउट वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल एक चीज समझा दो मैं आपको। जब हम क्या करते हैं, कुल खर्चा कर देते हैं, टोटल खर्चा हमारा, भले वो पूंजीगत व्यय हो चाहे वो राजस्व व्यय हो, ठीक है, कुल खर्चा कर देते हैं और क्या कर देते हैं, कुल हमारी जो आय होती है, आय भले हमारी पूंजीगत आय हो, भले ही वो रेवेन्यू आय हो, जो हमारा बजटीय, जो बजट बनता है ना, बजट, तो मान लो हमारा जो खर्चा जो हो गया, यहाँ पे घाटा हो रहा है हमको कितने का, ऐसे खर्च कर दिया हमने 100 रुपए, आय थी हमारी 70 रुपए, तो 30 रुपए थे हमको यहाँ पे घाटा हो रहा था। तो देखो 30 रुपए तो हमको चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमने खर्च किया है, उसको देना तो पड़ेगा ना हमको, पैसा तो हमको चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं लेंगे तो हमको उधार चाहिए। अब उधार कैसे लेंगे हम उसको आगे समझेंगे, लेकिन जो उधार लेंगे 30 रुपए, इसी 30 रुपए को कहेंगे हम राजकोषीय घाटा, ठीक है, जो हमने उधार लिया है। अब एक चीज ध्यान दो, हमने क्या किया था, पूंजीगत व्यय में हम उधार लेते थे, तो उधार है ये वही वाला उधार है। तो आपके माइंड में एक चीज आएगी, सर हम बजट घाटे में तो पहले ही उसको इंक्लूड कर चुके हैं, तो भले उसको वहां इंक्लूड कर लो या यहाँ इंक्लूड कर लो, बजट घाटा कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, +1 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जीरो ही रहेगा। जीरो इसलिए रहेगा, हम कितना भी खर्च कर लें, कितना भी आय कर लें, अगर हमारी आय टोटल मिला के राजस्व आय और क्या अपनी पूंजीगत आय हमारी कितनी है, 80 रुपए है, हमारा व्यय 100 रुपए है, तो हमारा 20 रुपए का जो घाटा हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, सरकार क्या करती है उस टाइम पर, वो पूंजीगत आय में क्या जोड़ लेती है, 20 रुपए किसी से उधार ले लेती है, या अपनी परिसंपत्ति बेच देगी, या परिसंपत्ति बेच देगी, वो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ उधार आएगा इसमें, ठीक है। उधार किससे ले लेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किससे लेती है उधार और कब लेती है और कैसे लेती है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो जो उधार ले रही है 20 रुपए, इसी को बोलते हैं हम राजकोषीय घाटा, यानी उधार चुकाने के लिए जो राशि ली गई है, तो जो कुल खर्चा है बिना उधार वाली कमाई के, वही, तो ये कुल खर्चा क्या होता है हमारा बिना उधार वाली कमाई, तो ये राजकोषीय घाटा क्या है, यह सरकार के कुल खर्च में से बाजार उधारी को छोड़कर, यानी हम बाजार उधारी को छोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, कुल प्राप्ति को घटाया जाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। जैसे कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या है, बजटीय घाटा, अब बजट से जो घाटा हुआ हमको वो जीरो ही रहेगा, प्लस का बाजार से उधारी, जो हमने 30 रुपए की उधारी ली थी। अब आएगा हमारा असल में, क्योंकि देखो सरकार तो साबित कर देगी ना आपके सामने कि हमें तो 0.00 का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, कुछ घाटा हुआ ही नहीं हमको, लेकिन समझ में तब आएगा क्योंकि उन्होंने प्राप्त जो पूंजीगत घाटे में, पूंजीगत जो आय होती है, वो आय उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर ली, वो कर ली उन्होंने उधारी से, तो उनकी आय तो है नहीं रियलिटी में, ये पैसा इनको वापस करना पड़ेगा, भले आज नहीं कल नहीं 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं 10 साल बाद, लेकिन ये वापस करना है, ये पैसा जो उधारी लिया हुआ है, तो ये उधार वापस करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा तो जीरो है, लेकिन इसमें जो भी बाजार से उधारी ली गई उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, राजकोषीय घाटा। तो बजटीय घाटा तो सिंपल से एक इक्वेशन थी, तो राजकोषीय घाटा कैसे आ गया, इसमें हमने प्लस बाजार से लिया गया उधार ले लिया गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। जब भी इक्वेशन आपको याद रखनी है कि इसमें से क्या माइनस करते हैं क्या प्लस करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाते जा रहा हूँ। अगर देखो आपको दिक्कत आ रही है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। मैं आपको और इजीली लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम ले लूंगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे आपको कमेंट कर देना अगर आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। माइंड में सिर्फ मन में रख के मत रहे कि टीचर समझ नहीं पा रहा तो छोड़ के चले गए, ठीक है। मैं आप कोशिश करूंगा 0.001% अगर आपको कहीं डाउट होता ना तो पूछ लीजिएगा,
मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा भी पूछा गया था इस बार। जब राजकोषीय घाटे से कुल ब्याज देयताओं को घटाया जाता है, यानी हम जो ब्याज भुगतान किया है किसको, जहां से हमने लोन लिया था, कि हमने 5 साल पहले लोन लिया था, उसको हमने ब्याज यहाँ पे दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक ब्याज भुगतान हमने किया, उसको माइनस कर देंगे राजकोषीय घाटे में। राजकोषीय घाटे में माइनस कर देंगे। अब घाटे में से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये घाटा हमारा अभी का नहीं है। ब्याज भुगतान हमने 5 साल पहले के लिए किया था, यानी हो सकता है पहली वाली गवर्नमेंट ने लिया हो क्या अपना जो लोन लिया था उस पर हम ब्याज अब दे रहे हैं, तो हमारा खर्चा थोड़ी हुआ ये, तो हमारा घाटा नहीं हुआ। इसलिए क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे में क्या घटा देंगे? जो हमने जो लोन लिया था उस पर ब्याज का भुगतान, तो उसको माइनस कर देंगे, असल में दिखाने के लिए कि अभी की स्थिति क्या है। अगर मैं सबको लेके चलूंगा तो फिर तो आज की स्थिति हम देख नहीं पाएंगे कि आज घाटे में चल रहे हैं या आधिक्य में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजकोषीय घाटा, ये हो गया हमारा प्राथमिक घाटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के क्या होते हैं? ब्याज होते हैं। ठीक है, निवल ब्याज भुगतान क्या होता है? निवल ब्याज भुगतान का सीधा सा मतलब होता है, मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था, जब हम जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी वहां पे भी होता है, निवल होता है। निवल सकल सकल घरेलू उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे एनडीपी होता है। ठीक है, नेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? तो वो होता है ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति। जैसे कि हमने मान लीजिए किससे लेके चलते हैं हम, किसको? यूके से। हमने यूनाइटेड किंगडम से कितना लिया उधार, या कोई बड़ा देश मान के चलो, जैसे कि यूएसए ही है। यूएसए से हमने उधार लिया कितना? 1000 करोड़ रुपए। इस पे हमने ब्याज दिया इसका कितना परसेंट? 10%। 10% यानी 100 करोड़ रुपए, 5 साल का मान के चलो। हमने उधार दिया किसको? सोमालिया को। कितना उधार दिया हमने? दिया था इसको, हमने दिया था 500 करोड़ रुपए। ठीक है, इससे हमने ब्याज लिया वही 10%, तो कितना हो गया? 50 करोड़ रुपए। तो निवल ब्याज भुगतान कितना होगा? तो वो भुगतान होगा हमारा 50 करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि हमने 100 करोड़ रुपए तो दे दिए, 50 करोड़ हमने ले लिए दूसरे देश से, तो पूरा नेट कितना बचा? नेट बचा 50 करोड़ रुपए। तो निवल ब्याज भुगतान होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन याद रखना, प्राथमिक घाटे में सिर्फ ब्याज भुगतान लिखा जाता है, ना कि निवल ब्याज भुगतान। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था कैसे करेंगे भाई। मैंने बोल दिया कि उधार ले लेते हैं, लेकिन उधार लेने का तरीका थोड़ी तरीका भी तो होगा। मतलब ऐसे तो सरकार कहीं से भी जाएगी और उधार ले लेगी, पैसे छपवा लेगी। मैंने आपको बोला था ना कि आरबीआई से बोल देगी चलो एक काम करो, 500 करोड़ रुपए छाप दो, हम लाडली बहना योजना मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको आज कमी दिखाई देगी, जो आज हमारे कमी है किसमें, हमारे देश में जो कमी है वो ये है कि हम राजस्व व्यय इतना ज्यादा कर दे रहे हैं, राजस्व व्यय इतना ज्यादा कर दे रहे हैं कि हमारे पूंजीगत व्यय के लिए पैसा कम बच रहा है। कैसे? भले वो लाडली बहना योजना हो, ठीक है, भले वो और योजनाएं हो, फ्री में पैसा बांट रहे हैं। बिहार के चुनाव से पहले पैसे बांटे गए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी क्या फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीजें दी थी, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर ये पैसा यहाँ पे खर्च हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं होगा। अच्छे रोड्स कहाँ से आएंगे? सड़कें कहाँ से आएंगे? अच्छे अस्पताल कहाँ से आएंगे? आज भी हमारी स्थिति हो सकता है अफ्रीका में भी कई सारे हॉस्पिटल्स हमसे अच्छे हों, और अफ्रीका का मतलब वो मत सोचा करो कि सोमालिया और बुरुंडी और जिम्बाब्वे वगैरह, जिम्बाब्वे भी अच्छा है, वो सोचा करो साउथ अफ्रीका को देख के आना एक बार, लीबिया, मिस्र, बहुत अच्छे अच्छे एरिया वहाँ पे। ठीक है, अफगानिस्तान के रोड हमसे अच्छे हैं कई महीनों में। हमारी स्थिति आज ये हो रही है क्योंकि जनता क्या होती है, मैं थोड़ा सा मामले से यहाँ पे भटक रहा हूँ, लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरत होती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बहुत चीज़ें पसंद है। ये स्टार्ट कर दिया था नेहरू जी ने, और वो सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया, सब पार्टियां एक जैसी हैं, सभी क्या चाहते हैं कि सत्ता में रहें। कोई सी भी पार्टी हो, आज तक कोई सी पार्टी ऐसी नहीं आएगी जो चाहती है कि हम सत्ता से नीचे आए, देश तरोपरी है। हो सकता है हर एक पार्टी में कुछ नेता हों जो देश हित के लिए कार्य करते हैं और हमेशा देश के लिए सोचते हैं। कुछ नेता का मतलब है 0.1%, 100% में से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना एक्सपेंडिचर हमारे क्या करते हैं। इंदौर में मौतें हो गई, इंदौर में सिर्फ कुछ मौतें नहीं हुई अब की बार पानी से, इससे पहले हॉस्पिटल्स में क्या हुआ था, चूहे कुतर गए थे बच्चों को,
नवजात शिशु से 3 दिन के बच्चे थे, कुछ 2 या 3 दिन के बच्चे सिर्फ, उनको चूहे कुतर गए थे। तो ये व्यवस्थाएं फेल क्यों हुई है? वो हुई है यही कि हम राजस्व व्यय इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं कि पूंजीगत व्यय के लिए हमारे पास क्या नहीं है, पैसा ही नहीं बचा। अगर हम लाडली बहना योजना में अगर उसको 3,000 रुपये कर दे रहे हैं, अभी हमने सुना कि 1500 से 3,000 कर रहे हैं उसको, उसकी तुलना में हम क्या फैक्ट्रीज खोल देते, तो वही जो आपकी लाडली बहना है वो वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर लेती, तरलता बढ़ती, एकदम से डेवलपमेंट बढ़ता, ग्रोथ बढ़ती, और वृद्धि बढ़ती तो डेवलपमेंट बढ़ता। ठीक है, साक्षरता आती, जागरूकता बढ़ती। ठीक है, महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ता। और महिलाओं के योगदान को आप पढ़ चुके हो टॉपिक को कि 1% जीडीपी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंस के टाइम और देखेंगे अच्छे से। अब घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक होता है। सरकार किसका यूज करती है? बजट घाटे का बजट होता है। करती क्या है सरकार इसमें? सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट एवं सिक्के जारी करना। 3 वित्तीय स्रोत होते हैं, विनिवेश से प्राप्ति होती है, बाजार से उधारी होती है, और नोट जारी करना होता है। ठीक है, नोट जारी करना होता है, इसमें लिखा होगा। ठीक है, ये सरकार कौन कौन से उपकरण का यूज करती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से। यहाँ पे सरकार क्या करेगी? 1 रुपए के नोट जारी कर देगी, कुछ सिक्के जारी कर देगी, जिससे क्या होगा, उसका थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकती 500 के नोट छाप के रख दिए पूरे। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, पैसे की कीमत ही नहीं बचेगी। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पर वेनेजुएला जो अभी खबरों में है, ये खबरों में बहुत सालों पहले से है, एक टाइम पर मुद्रास्फीति यहाँ पे 1000% से ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक देश है, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अफ्रीका का एक कंट्री है, वहां पर तो लोग कट्टे में भर के, बोरी में भर भर के पैसे ले जा रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, मार्केट से हाट करने जा रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो क्या बैग भर के ले गए पैसों का, पैसे की कीमत ही नहीं बची, पैसे छाप दिए सरकार ने। तो सिर्फ नोट जारी करता है, सिक्के जारी करते हैं। सेकेंड है, डिस इन्वेस्टमेंट से आपका क्या होती है? प्राप्ति होती है, रिसिप्ट होती है। वो कैसे? सरकार क्या करेगी? कुछ बेच देगी, जैसे कि एयर इंडिया बेच दिया था, उसका मतलब कुछ शेयर्स वगैरह बेच दिए। क्या हमेशा डिस इन्वेस्टमेंट गलत होता है? नहीं, इस चीज को समझिएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह कुछ भी बोलेंगे, भले वो कोई सी पार्टीज हो, क्योंकि देखो ये अपोजिशन में होंगे तो ये गलत बोलेंगे, ये अपोजिशन में होंगे ये गलत बोलेंगे। हमेशा डिस इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होता है, बहुत टाइम पर मैक्सिमम टाइम अच्छा होता है, लेकिन बहुत टाइम ये खराब भी होता है। वो सिचुएशन देखी जाती है, वो जगह देखी जाती है, वो समय देखा जाता है। ठीक है, बाजार से उधारी कैसे? घरेलू एवं विदेशी। अब घरेलू और विदेशी का 2 तरीके समझते हैं। यहाँ पे देखो 2 टाइप होते हैं। घरेलू, यहाँ पे 2 वर्ड का यूज किया है, घरेलू एवं विदेशी। अब घरेलू से मतलब क्या है? यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि वो क्या करेगी सरकार, यहाँ पे क्या करेगी? सरकारी बिल जारी कर देगी। सरकारी बिल, जो ट्रेजरी बिल्स पढ़े थे, जिनको उधार रखता है बैंक वगैरह, किस पर रखती है? आरबीआई पर उधार। तो क्या मिलता है? रेपो रेट से पैसे मिलते हैं। ठीक है, वही वाले बिल जारी कर देगी, बॉन्ड जारी कर देगी। ठीक है, विदेश से कैसे? विदेश से क्या लाएगी? वो उधार ले आएगी, डायरेक्ट आईएमएफ से ले लेगी, वर्ल्ड बैंक से ले लेगी, किसी दूसरे देश से ले लेगी। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो। तो 2 टाइप से ये होता है कि हमारा उधार। ठीक है, तो 3 स्रोतों का यूज किया जाता था पहले, और अभी भी यूज किया जाता है। घाटी वित्त व्यवस्था को कब स्टार्ट किया गया? 1969 में। एक देखो, व्यवस्था तो हमेशा से होती आई है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में संरचना किस तरीके से काम करेगी, चीजें हो कैसे काम होगा वो। जैसे कि एक पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, स्कूल तो वो भी है, लेकिन एक बिल्डिंग बनी, टाइम निर्धारित हुआ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल चलेगा, ये टीचर्स होंगे, ये टीचर सोशल साइंस पढ़ाएगा, ये साइंस पढ़ाएगा। तो एक स्ट्रक्चर वे में किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। पहले एक ही मास्टर सब कुछ पढ़ा देता था, यहाँ पे बोर्ड लगा के। ठीक है, स्कूल दोनों थे, शिक्षा दोनों में मिल रही थी, लेकिन अब स्ट्रक्चर वे में चलेगा। तो संरचनात्मक रूप से यहाँ पे उसको स्टार्ट किया गया। अब एक एक्ट बहुत फेमस है, एफआरबीएम एक्ट, और ये एक्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के ऑप्शन में पूछा था, मतलब ऑप्शन ये गलत था, ये नहीं था आंसर, लेकिन ऑप्शन में था ये वाला एफआरबीएम। ठीक है, एफआरबीएम क्यों लाया गया था? ये लाया गया था किसके लिए? कि हम राजस्व घाटे को कम करें, प्रभावी राजस्व घाटे को कम करें, राजस्व घाटे को कम करें और राजकोषीय घाटे को कम करें। हम तीनों को कम करने की कोशिश करेंगे। ऋण जीडीपी अनुपात, सरकार जीडीपी अनुपात में जो बाजार से उधार लेती है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सॉरी बड़ा नहीं है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है?
ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान देना आप सभी। तो ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है, वो होता है आपका क्या, कि आपकी जीडीपी है जिसका 100% है, अब इसका कितना परसेंट आप उधार ले रहे हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी जीडीपी 100 रुपए की है और हम बाहर से उधार ले रहे हैं 5 रुपए, तो हम कितना का अनुपात ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं कितने का अनुपात, 50/100। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो, कट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, को 1/1/20 ऐसे कर सकते हो, 1/20 कर सकते हो। ठीक है, इसमें प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। एक चीज याद रखना, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज में आ जाए कि एफआरबीएम एक्ट में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं, इसमें प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। याद रखना ध्यान से, प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। अभी हम समझेंगे, अभी हमने यहाँ पे पूरा समझा नहीं है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कि किस किस से उनकी कमाई होती है, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर समझ लिया, इसको अच्छे से और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये। अब एन के सिंह ने क्या किया था, हमने इसके लिए क्या बनाए थे, 2003 से ही हमने टारगेट्स बना लिए थे कि हम इसको 0.9% कर लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, टाइम टू टाइम 2009 में क्या आ गया, रिसेशन आ गया, उसके लिए हम इसको आगे आगे बढ़ा दिया इस टारगेट को, कि अचीव नहीं कर पाए तो आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उस टाइम पर जरूरत थी किसकी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। मंदी होती है जब भी, कि 2009 की मंदी तो आपने सुनी होगी ना, रिसेशन आ गया था यूएसए वगैरह में, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमने इस जो हमारे मिशन थे, हमारे जो टारगेट्स थे, उसको आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया आगे, क्योंकि इसमें हम उससे बोल रहे थे कि एक्सपेंडिचर कम करो, कौन से वाले, रेवेन्यू वाले। लेकिन यहाँ पे जरूरत थी कि हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, क्योंकि मंदी के टाइम पे क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, टैक्सेशन कम किया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे लोगों के पास पैसा हो, जो फ्लो बढ़े पैसे का। ठीक है, प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित कर दिए, किसने, एन के सिंह ने। ठीक है, एन के सिंह समिति ने क्या किया था, अनुशंसाएं की थी, ये करना है। ठीक है, तो क्या किया, 2022-23 के लिए, अब चल क्या रहा है 26 के लिए, तो यही टारगेट थे, इसको आगे के लिए अब कर दिया गया है, तो यही टारगेट वही है। राजकोषीय घाटा हमको कितना करना है, 2.5% तक करना है, इससे कम। राजस्व घाटे को 0.8%, याद रखना, ये डेटा आपको याद करने की जरूरत है। मैंने अभी तक आपको कहीं पर भी नहीं बोला कि डेटा याद करना है, लेकिन ये डेटा याद रख लेना। प्रभावी राजस्व घाटे को कम करके शून्य किया जाए, 0 किया जाए। ऋण जीडीपी अनुपात को कम करके 60% किया जाए। ठीक है, केंद्र की उधारी का हिस्सा 40% और राज्य की उधारी का अधिकतम 20%, ये 60% है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्या है, संविधान का अनुच्छेद 293 क्या बोलता है, केंद्र राज्य सरकार के बजट उधारी को सीमित कर सकता है। तो ये आर्टिकल आपके संविधान में भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि इकोनॉमी की क्वेश्चन में स्टेटमेंट आया है कि संविधान का अनुच्छेद क्या बोलता है। जैसे कि एक आर्टिकल 280 भी फेमस है, वित्त आयोग। हमारा जीएसटी भी फेमस है, जीएसटी रिलेटेड जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, वो भी इंपोर्टेंट है। इसे ही न्यूनतम उधार की सीमा, नेट बोरिंग सीलिंग कहा जाता है। अब हो सकता है आपसे क्या पूछा है कि हाल ही समाचारों में रहा, नेट बोरिंग सीलिंग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नेट बोरिंग सीलिंग किसे कहा जाता है, तो इसी कहा जाता है जो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में बोला, कि केंद्र राज्य सरकार के बजट उधारी को सीमित किया है, इसी को बोलेंगे कि नेट बोरिंग सीलिंग। वर्तमान में यह क्या है, जीएसडीपी का 3.5% है। बाकी ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको याद ही करना। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि इसको बार बार याद करो, लेकिन मतलब इन डेटा को याद करो, लेकिन ये चीजें अच्छे से याद कर लेना। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, प्राथमिक घाटों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता एफआरबीएम एक्ट में। ठीक है, अब उपकरण किसका यूज किया जाता है, राजकोषीय नीति को चलाने के लिए। ये तो हमने राजकोषीय घाटे का वित्तीय व्यवस्था देखी, लेकिन राजकोषीय घाटे को, राजकोषीय नीति को किस प्रकार चलाया जाता है, हमने पढ़ तो लिया, विस्तारवादी, संकुचनवादी और आपकी न्यूट्रल यानी तटस्थ राजकोषीय नीति। ठीक है, तो इसको यूज कैसे किया जाता है, सार्वजनिक व्यय करके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसका मतलब आपको हर एक बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन कॉमन ये मिलेंगे आपको। ठीक है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक होती है पंप प्राइमिंग, फिर प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, वित्तीय संसाधन का निवेश किया जाता है, कि डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं। पैसे कैसे मिल रहे हैं, कि खाते में किसान स्वामित्व योजना के तहत 6,000 रुपए आ रहे हैं,
ठीक है। तो ये तो होगी पंप प्राइमिंग, इसी को पंप प्राइमिंग बोलते हैं। एक होगी कंपेंसेशनरी स्पेंडिंग, जैसे कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के राहत उपाय कैसे, कि मान लीजिए कहीं पर आपदा आ गई, तो उस आपदा राहत कोष बनेगा, तो राहत के लिए पैकेज आएगा, वो क्षतिपूर्त व्यय में आता है। कंपेंशन, आपको कंपेंशन मिलती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको बता दिया कि उपकरण का कैसे यूज किया जाता है। जब भी क्या होगी हमारे यहाँ, जस्ट अ सेकंड, हमारे यहाँ क्या होगी, मुद्रास्फीति या मंदी बोल रो या वृद्धि बोल रो, ठीक है। अगर इनको क्या करना है, हमको इनको संतुलित करना है, या इनको बैलेंस्ड करना है, या इनको नियंत्रित करना, तो क्या करेंगे, जैसे ही ज्यादा वृद्धि होगी, ज्यादा वृद्धि से क्या होती है, ज्यादा मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, इसको कम करने के लिए ये टैक्सेशन बढ़ा देंगे। मंदी होगी तो टैक्सेशन कम कर देंगे, ठीक है। थर्ड, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट, ठीक है। सार्वजनिक ऋण कैसे लिया जाता है मैंने आपको समझा दिया, और इसको अच्छे तरीके से और समझेंगे, ये लिखा है, ठीक है। थर्ड को मैं अभी पॉइंट को अच्छे समझाऊंगा। फोर्थ पे चलते हैं, बजट। संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। घाटे का बजट कब बनाया जाता है हमारा, जब ज्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। अधिशेष बजट यानी हमको फायदा हो गया, यानी हमारे जो व्यय थे वो कम थे, किससे, आय से, आय हमारी ज्यादा थी, अधिशेष। संतुलित यानी ना हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, ना हमारा व्यय ज्यादा हुआ, यानी संतुलित बनाया हुआ है। बजट कब के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। याद रखना कि हमने दिमाग लगाया कि अगले 1 महीने का बजट हमेशा करेंगे कि 100 रुपये खर्च करेंगे किराए पर, 50 रुपये खर्च करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर, ऐसे ये बजट बनाया जाता है। उसी तरीके से तो अभी से सोच के रखेंगे, तो हम ऐसा करेंगे इस बार, जैसे कि मान लीजिए मंदी चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि हमको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा तो कौन सा बजट बनेगा, घाटे का बजट। और यही क्वेश्चन बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। अगर देश में मंदी की व्यवस्था है तो किस प्रकार के बजट को सरकार प्राथमिकता देगी, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट और सामान्य बजट। तो क्या आंसर सही होगा आपका, घाटे का बजट। इसलिए अपने आंखें कान ध्यान से ओपन करके, माइंड को यूज करके समझा करो हर एक चीज को, किस तरीके से काम करती है ये चीजें, ठीक है। अगर यहाँ पे मुद्रास्फीति की क्या हो रही है स्थिति है, तो किस बजट का यूज होगा, अधिशेष बजट का। देश की अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है तो कौन सा, संतुलित बजट, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, सार्वजनिक ऋण कैसे लिया जाता है, इसको देखते हैं। जनता से ऋण लिया जाता है, बैंकिंग व्यवस्था से ऋण लिया जाता है, खजाने से निकासी की जाती है, नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, यानी नई मुद्रा की छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है। अब ये 4 टाइप्स हैं, इसके 4 के प्रभाव क्या पड़ते हैं उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जनता से ऋण लेती है तो क्या होती है, बॉन्डों की बिक्री को बढ़ा दिया जाता है, यानी अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगी, बॉन्ड बेचने लगेगी। बॉन्ड का सीरियस मतलब क्या है, एक कागज होगा, 100 रुपये का कागज होगा, उस पर लिखा होगा कि भारत सरकार इसकी गारंटी देती है कि हम इसको, जो धारक है उसको 100 रुपये देने की हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं, ठीक है। इस पे वो बोलिए कि हम आपको 5% का ब्याज देंगे। इसकी जो अवधि है वो है 6 महीने। कई सारे बॉन्ड होते हैं, कुछ अवधि वाले होते हैं, कुछ टाइम टू टाइम वाले होते हैं, ठीक है। तो 6 महीने बाद आपको 5% इस पे ब्याज मिल जाएगा। हो सकता है कि बॉन्ड डायरेक्ट वाला हो, कि एक जिस व्यक्ति ने खरीदा है वही वापस कर सके, और हो सकता है बॉन्ड को हम बेच सकें। कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, मैं अब आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगा, स्टॉक्स पढ़ाऊंगा, बॉन्ड्स पढ़ाऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड बेचा यानी इसको 105 रुपये मिल जाएंगे, तो इसके लोभ में या इन्वेस्टमेंट के लिए लोग क्या करेंगे, 100 रुपए के बॉन्ड ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी हमारा पैसा खा सकता है, गवर्नमेंट हमारे पैसे कभी नहीं खाएगी। वो आज नहीं, अगर वो 6 महीने बाद वापस नहीं कर पाएगी तो वो एक साल बाद करेगी, लेकिन करेगी जरूर। वो कहीं से भी लाए, भले ही वो उधार लाए हो पैसे विदेश से, लेकिन हमारे पैसे सेफ रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। तो वो बॉन्ड की क्या कर देगी, बिक्री यहाँ पे स्टार्ट कर देगी, तो इससे हुआ क्या, उसके पास पैसा आ जाएगा। तो उसको जो घाटा था 20 रुपए का, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा चार्ज पे लगा दूं, ठीक है। तो ये बॉन्ड वाली बिक्री जनता से ऋण कैसे लिया जाता है, इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन महंगाई मुद्रास्फीति के काल में यह उचित माना जाता है,
ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे ऋण का स्रोत यहाँ पे जनता से ऋण लिया गया, अगर हमारा घाटा भी हो रहा है और स्थिति ऐसी बन गई कि हम इससे ऋण ले रहे हैं, तो व्यवस्था उल्टी नहीं हो जाएगी? तो वो इस चीज से बचेगी कि जनता से ऋण ले, मतलब जनता से लोन लेने से बचेगी गवर्नमेंट। क्यों बचेगी? मान लो पहले से मंदी चल रही है, अगर वो बॉन्ड्स बेचने लगेगी तो पैसा और सरकार के पास चला जाएगा, लोगों के पास पैसा और कम होगा। साइकिल जो चल रही थी मार्केट की, जो स्लो चल रही थी, वो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। होगा क्या? देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। तो मुद्रास्फीति हो रही है उस टाइम पे, तो ये अच्छी चीज है कि बॉन्ड बेच दो, पैसा ले लो, मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी, हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारा जो घाटा है वो भी पूरा हो जाएगा। सेकंड होता है बैंकिंग व्यवस्था से ऋण। इससे निजी निवेश में कमी आती है। मान लो बैंक से लोन ले लिया, किस बैंक से? आरबीआई से ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया इसने, तो होगा क्या? अब आरबीआई के पास ऐसा तो नहीं है कि नोट छापने की मशीन तो है, लेकिन वो छाप थोड़ी सकती है ऐसे, ठीक है, उसके पीछे भी तो हमको रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ गोल्ड, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो आरबीआई से अगर लोन ले लिया तो आरबीआई अब जो अदर बैंक्स हैं उनको लोन कम देगी, और उनको लोन कम देगी तो वो बैंक्स जनता को लोन कम देंगे, ये जनता है इनको लोन कम मिलेगा, और इनको लोन कम मिलेगा तो निजी निवेश में कमी आएगी। आएगी ना? बिल्कुल इस तरीके से आएगी, बिल्कुल। जिसे क्राउडिंग आउट कहा जाता है। ये सीडीएस या सीएपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन क्या होता है, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट इसे ही कहते हैं। जब बैंकिंग व्यवस्था ऋण लिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट कहते हैं। खजाने से निकासी, आरबीआई के अधिशेष सरप्लस का आहरण कर लेना, परंतु इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, उसको ले लेना। फोर्थ है नई मुद्रा का निर्गमन कर लेना, यानी मुद्रा की छपाई। ब्याज रहित दायित्व होता है हमारा, यानी इससे ब्याज नहीं देना पड़ता। जनता ऋण लेंगे, ब्याज देना पड़ेगा। बैंकिंग व्यवस्था ऋण लेंगे, ब्याज देना पड़ेगा। खजाने से निकासी होगी तो भी ब्याज देना पड़ेगा। नई मुद्रा निर्गमन होगा, ब्याज छोड़ देना है, बस जो है हमारा जो पैसा है उसको वापस कर देंगे। इससे अत्यधिक मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार, और आज ही मैंने कई बार समझा दिया इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ठीक है। अब क्राउडिंग आउट क्या होता है? जब सरकार इतना ज्यादा उधार ले ले कि वह प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा ही ना बचे, यानी यहाँ पे मोदी जी हैं, मतलब गवर्नमेंट हमारी, मोदी जी हैं। प्राइवेट मेंबर किसको मान के चलो? मित्तल है, मित्तल ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए बोल दिया था बस मैंने, समझ जाया करो वैसे ही बिना लिखे। मोदी जी हैं, मित्तल ग्रुप है, मित्तल ग्रुप, ठीक है, और आपका क्या? अडानी है, अंबानी है। आप लोग सर इनके पास पहले से पैसा है। एग्जाम्पल लेके चलो यार, इतना सीरियस मत हुआ करो एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। अब क्या किया मोदी जी ने? खुद के खर्चे इतने कर लिए कि डायरेक्ट इतनी लाडली बहना योजनाओं में इतना पैसा मार दिया। देखो एक चीज याद रखना, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि लाडली बहना योजनाओं में पैसा देना गलत है, पैसा देना सही है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिनिमम वेज भी होना चाहिए। तो मिनिमम वेज की जगह हमने ये स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप सिर्फ इसी पे खर्चा करो, हमको संतुलन लेके चलना था, वही हम भूल गए। वही ये नेता लोग भूल गए, इनको सब नॉलेज है, इनके साथ आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठे रहते हैं, हमको तो बहुत कम नॉलेज है। मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बेसिक इकोनॉमी की नॉलेज है यूपीएससी की, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जब हमें पता है बेसिक चीजें, तो जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, तो वो तो इनके पास है विशेषज्ञ, तो उनको नहीं पता ये चीजें, पता है, लेकिन क्या? सिर्फ सत्ता, पावर प्राप्त करने के लिए, पावर लेने के लिए ये चीजें होती है, ठीक है। तो अगर वो खुद मोदी जी खुद पैसा खर्च कर देंगे तो उनके लिए पैसा नहीं बचेगा। बैंक बोलेगी कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, बोलेंगे हमारे पास पैसा इतना था, कहाँ चला गया? तो उन्होंने बोला मोदी जी ले गए, तो पैसा नहीं बचा किसके लिए? निजी कंपनियों के लिए। तो प्राइवेट कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाती हैं, क्यों? पैसा ही नहीं है। नई फैक्ट्रीज कैसे खुलेंगी? ये कैसे होता है? घाटा हुआ सरकार को। सरकार बैंक और बाजार से भारी मात्रा में उधार ले लेती है, बाजार में लोन लेने के लिए पैसा कम पड़ जाता है, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, पैसे की कमी कारण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, और प्राइवेट कंपनियां देखते हैं कि लोन बहुत महंगा है, इसलिए वो अपना बिजनेस प्लान कैंसिल कर देती हैं या निवेश कम कर देती हैं। समझ गए? ये होता है क्राउडिंग आउट। अब क्राउडिंग इन क्या होता है भाइयों, इसको समझते हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आप देखो आसान मतलब क्या होता है इसका, तो वो होता है जब सरकार पैसा खर्च करती है
और उसे देखकर प्राइवेट कंपनियां भी जोश में आ जाती हैं और निवेश करने लगती हैं। कैसे? सरकार अपना पैसा जो इंफ्रा है उस पर खर्च करेगी, सड़क, बिजली, पोर्ट पर खर्च करती है। अब इससे होता क्या है, जिन्होंने इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है या पढ़ा था तो समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे समझ लो। जैसे कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ किसी भी शहर में, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा क्या वहाँ पे भूमि है वो सस्ती है, क्या वहाँ से मेरा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सस्ता कब पड़ेगा? जहाँ जहाँ वहाँ के रोड्स अच्छे हों। वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम देखूंगा, वहाँ का मैं फाइलिंग सिस्टम देखूंगा कि मुझको अनुमति या परमिशन कितनी जल्दी मिल रही है, और वहाँ पर क्या लाइट है या मुझे खुद की लाइट्स बनानी पड़ेगी। यानी मेरी कंपनी 10 लाख रुपए की है पूरी, यानी 10 करोड़ की लेके चलूँ, ठीक है, मेरा उसमें से 1 करोड़ तो किस में खर्च हो गया? सोलर प्लेट लगाने में, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो सरकार अगर यहाँ पे खर्च कर रही है, सड़क पर, बिजली पर, पोर्ट्स पर, अपने देश में बिजनेस करना आसान और सस्ता हो जाता है। आपने एक वर्ड यूज का नाम सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पूछा गया क्वेश्चन है ये, ईज ऑफ डूइंग डूइंग बिजनेस। ये आपने इस रिपोर्ट का नाम आपने सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करना कहाँ ज्यादा आसान है। गुजरात मॉडल मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने वो किस कारण बने? उन्होंने एक चीज प्रस्तुत की जनता के सामने कि मैं आपको गुजरात मॉडल दिखा रहा हूँ, तो गुजरात का मॉडल ही यही था। कमियां हर प्रदेश में होती हैं, लेकिन मॉडल काम कहाँ किया? इन्होंने इंफ्रा पे इतना काम किया, इतना अच्छा, कि जो भी प्राइवेट कंपनीज थी मैक्सिमम, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो आपका डेवलपमेंट हुआ किसके थ्रू? इंफ्रा के थ्रू। और सेकेंडरी मार्केट, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ स्टार्ट हुई ज्यादा? गुजरात में। ठीक है, सस्ता हुआ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुई। लॉजिस्टिक्स एक क्या है, एक टॉपिक है, मेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी मेंस में भी। प्राइवेट कंपनियां देखते हैं कि अरे वाह, सड़क बन गई, बिजली आ गई, अब तो फैक्ट्री लगाने में फायदा है, वे भी अपना निवेश करती हैं। चलो खत्म खेल, इसको हमने पढ़ लिया। अब ये तो आ गए अपनी, ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अब मैं आपको खबर दे दूं अभी से, तो वो खबर ये है, आज 26 जनवरी है। आप ये वीडियो भले ही 1 महीने बाद देख रहे हो, 10 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 26 जनवरी 2026 है अभी। आज आज ही आपको एक सिंगल वीडियो मिलेगी 5 से 10 मिनट की। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस शीट का यूज कैसे करना है। प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, इसके बाद क्या करना है, इस क्लास के बाद, यानी अभी मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इसके जस्ट बाद जो क्लास होगी वो होगी कीवर्ड बेसिस। तो हम हर क्लास के बाद 1 या 2 क्लासेस हम कीवर्ड्स की करेंगे। कीवर्ड सिर्फ आपकी राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त वाला नहीं, पिछले टॉपिक्स जो भी हो गए हैं, क्योंकि उनके कीवर्ड्स बहुत सारे छूट गए थे, तो उनको हम क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे। और आपको अगर लग रहा हो कि इकोनॉमी बहुत स्लो चल रहा है, तो याद रखिए हमने स्टार्ट ही 1 जनवरी से किया। अब आप कह सकते हो कि 1 महीना हो गया, क्योंकि मैंने इसको भगाया नहीं। अगर मैं चाहूँ इकोनॉमी को मैं 8 दिन में खत्म करवा सकता हूँ, पूरा खत्म, भले ही मुझको 3-3 घंटे पढ़ाना पड़े पर डे, और इतना ही है बस। 24 घंटे मैंने आपको अगर पढ़ा दिए, 24 से 25 घंटे खत्म हो जाएगा इकोनॉमी। लेकिन भागने से अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको घटना चक्र से या जहां से भी आपको ठीक लग रहा है प्रैक्टिस करो अच्छे से। टेस्ट से लगा रहे हो, टेस्ट लगा लो, ठीक है। अब आप सर आपने बोला था टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं स्टार्ट की मैंने अभी, मैं करूंगा 100% करूंगा, मेरी गारंटी है, मेरी जवाब देता मेरा उत्तरदायित्व है। टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा, टेस्ट दूंगा 4 से लेके 5 टेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा। पहले प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे हम, जब क्लासेस हमारी खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके 3 से लेके 4 या 5 टेस्ट में आपकी इकोनॉमी के ले लूंगा, और आपको हो सकता है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखने को मिले इस साल। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, गारंटी दूंगा कि होगा ही, हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही फ्रेम करूंगा। पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस, मेरा एनालिसिस 1979 से है। प्रैक्टिस शीट मेरी बन चुकी है खुद की, वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है, पढ़ने के लिए, क्योंकि यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है, किस तरीके से सोचता है, उसको मैं फ्रेम करूंगा एक एक क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग। और आपको प्रैक्टिस शीट तो चलो वो अलग ही है, प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा मैं, उसको कैसे यूज करना वो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आज ही आपको शाम तक या दिन में ही मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास आपकी 9 बजे चल रही है, 9 बजे से चल रही है मतलब,
और वो क्लास आपको हो सकता है 12 से लेके 1 बजे तक बीच में मिल जाए। और जो टेस्ट है वो हमारे किस दिन को खत्म होंगे, मतलब टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, जब से ये क्लासेस खत्म हो जाएगी। और टेंशन मत लीजिए, लगभग हम 30 से लेके 40% इकोनॉमी खत्म कर चुके हैं। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 फरवरी इससे पहले मैं आपकी पूरी इकोनॉमी खत्म करवा दूंगा क्लासेस के थ्रू, जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। अगर हो सकता है कि इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, जैसे मुझे ही मतलब प्रॉब्लम आ गई कुछ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम 20 फरवरी। और इतना करने के बाद आपको इतना टाइम रहेगा, आपके पास इतने क्रिस्प नोट्स रहेंगे आपके, कि आप इसको इकोनॉमी को कम से कम 8 से लेके 10 बार रिवाइज कर सकते हो। और आप अगर क्वेश्चन अगर आपने इतनी बार कर लिया और जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा उससे प्रैक्टिस कर ली, तो यकीन मानो कि इकोनॉमी का काम तो आपका हो गया। स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ा डर रहता है इकोनॉमी का, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सब्जेक्ट चुनो आसान में, तो एक 90% स्टूडेंट्स इकोनॉमी को नहीं चुनेंगे। और जो टफ सब्जेक्ट चुनने को कहूंगा मैं आपको, उसमें से मैक्सिमम 90% का जो आंसर होगा वो इकोनॉमी के पक्ष में होगा, कि इकोनॉमी में हमारी हालत खराब हो जाती है। इकोनॉमी को मैंने लास्ट ईयर आसान बनाया था, 90% क्वेश्चन हमने क्या किया था, टैकल कर दिए थे रियल एग्जाम में। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रियलिटी पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, मैक्सिमम 15 फरवरी तक कैसे होगा, इस तरीके से चल रहा है, इस स्पीड से तो हो ही नहीं पाएगा। पॉसिबल होगा मैं आपको पर डे क्लास दे दूंगा, टेंशन मतलब पर डे दे दूंगा, 2 घंटे पढ़ाना पड़े मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेना। प्रैक्टिस सीट में आपको टाइम टू टाइम देता जाऊंगा। आज मिल गई, आज से 8 या 9 दिन बाद मिल जाएगी एक सीट, और 4 या 5 सीट ही रहेंगी, आपकी पूरी इकोनॉमी खत्म। और उससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा उसके बाद भी, तो आपकी कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ नहीं बचता है जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, और बहुत ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ आपको। और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, कमेंट कर दिया करो, मायने मत रखा करो कि अरे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं चैट जीपीटी पे सर्च कर लूंगा। गलती से मत करना चैट जीपीटी पे सर्च, उल्टा सीधा पढ़ लोगे, बहुत उल्टी सीधे कॉन्सेप्ट बताता है वो। क्योंकि देखो यूज़ तो हम भी करते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट गलत गलत बता रहा है, तो हम उसको टोक देते हैं कि ये गलत बताया तुमने। तो फिर वो सॉरी बोलता है कि हाँ मैंने गलत बता दिया, ये हमको तो पता था कि कॉन्सेप्ट सही था, जैसे हमने बोल दिया। मान लो अगर हमको नहीं पता होता, फिर हम उसको ही मान लेते। तो वो 90% चीज़ें गलत बता देता है कभी कभी तो, ठीक है। तो बचिए, आपको जो पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है। और आज 26 जनवरी को दोबारा मैं आपको बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की। और बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जोश होना चाहिए। अगर जोश नहीं है तो कंसिस्टेंट कैसे बनोगी, कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप जोश के साथ डेली पढ़ोगे। तो डेली मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिखोगे आज, अभी लिखो कमेंट में आगे, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। और जिसने ये बार बार लिख लिया ना, यकीन मानिए आपको खुद चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे खुद के माइंड के थ्रू। प्रीलिम्स 2026, बस ये लिख के जाओ, और बेस्ट ऑफ लक, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पक्का निकलेगा, मेरी गारंटी है। बस मेहनत करते रहो। आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद।